वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टार एजुकेशन के डेली करंट अफेयर्स क्लास में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 1 जुलाई 2021। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का PDF डाउनलोड करने के लिए आप टार एजुकेशन के वेबसाइट पर जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही आप इन प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्वेश्चंस हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास पूरा देखें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। और क्लास यदि परीक्षा उपयोगी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और पहले से कर लिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अन्य दोस्तों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर क्लास को ज़रूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, रिसेंटली द टेनर ऑफ द करंट CEO ऑफ नीति आयोग हैज़ बीन एक्सटेंडेड फॉर 1 ईयर, व्हाट इज हिज नेम। हाल ही में नीति आयोग के वर्तमान CEO का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। उनका नाम क्या है? तो अमिताभ कांत। अमिताभ कांत पहले से ही ये CEO हैं नीति आयोग के, अब इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो ये न्यूज़ में आ गया, तो पुनः इसको आप लोग को नई न्यू अपॉइंटमेंट के रूप में ध्यान में रखकर याद रखना होगा, क्योंकि एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। नीति आयोग के बारे में बात हो रही है, इसके बारे में देख लें। नीति आयोग का फुल फॉर्म द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यह है फुल फॉर्म इसका। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को मोदी जी के आने के बाद पहले से जो चल रहा था योजना आयोग, उसी के स्थान पर अब नीति आयोग का स्थापना किया गया। इसके चेयरमैन भारत के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होंगे वही होते हैं, तो अभी मोदी जी हैं, श्री नरेंद्र मोदी। और इसके वाइस चेयरमैन अभी राजीव कुमार हैं, और CEO तो है ही अमिताभ कांत। अब चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। प्रवीण सिन्हा, इनको हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो अर्थात CBI के विशेष निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। CBI के, ध्यान देंगे, CBI के विशेष निदेशक के रूप में, और क्योंकि ये CBI में दूसरा सबसे बड़ा पोस्ट होता है। पहला सबसे बड़ा पोस्ट उसमें निदेशक का होता है, डायरेक्टर का, और ये हैं विशेष निदेशक। तो चलिए CBI के बारे में देख ही लेते हैं। CBI अर्थात द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 को हुई है, और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है। और डायरेक्टर अभी कौन है अर्थात निदेशक? सुबोध कुमार जायसवाल, और विशेष निदेशक यही प्रवीण सिन्हा हो गए। तो उम्मीद करता हूँ ये सब आपको फैक्ट्स अच्छे लगे होंगे और परीक्षा उपयोगी भी लगे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। के वेणुगोपाल, ये हाल ही में ये ऑलरेडी पहले से ही भारत के अटॉर्नी जनरल हैं। इनका भी कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये हैं के वेणुगोपाल, भारत के अटॉर्नी जनरल। और ये क्या करते हैं? तो ये जो अटॉर्नी जनरल हैं भारत के, ये केंद्र सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं। तो ध्यान रखेंगे, अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल। मिनेश शाह, ये कौन है? तो ये हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अर्थात NDDB का अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, मिनेश शाह। तो एक प्रश्न से आपको देखिए कितने फैक्ट्स आराम से ये आपको रिवीजन भी हो गया और नए प्रश्न भी मिल गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज भी क्लास थोड़ा लेट हो गई है दोस्तों, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। कुछ कारण रहा है, एक तो तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, और नेटवर्क प्रॉब्लम कई दिनों से चल रही है यहाँ, तो वो भी एक समस्या है। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किस दिन राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस मनाया गया? ये हमने वेबसाइट पर पहले ही दे दिया था, लेकिन हम यहाँ लाना भूल गए थे, तो ला दिए हैं क्योंकि अच्छी प्रश्न है ये। राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस ये मनाया जाता है 28 जून को। और इसमें क्या होता है? तो ये किसी भी व्यक्ति को जीवन में बीमा के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ये दिवस 28 जून को मनाया जाता है, विश्व बीमा जागरूकता दिवस। और ये हम लोग जानते हैं कि भारत में जो भी बीमा कंपनियां हैं, वो उसका रेगुलेटर कौन है, किसके अंडर में वो सब काम करते हैं? तो ये IRDAI, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुख्यालय हैदराबाद में है। इसकी स्थापना 1999 में हुआ है। चेयरमैन अभी सुबोध चंद्र खुंटिया हैं। ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, और ये पूछा जाता है कि बीमा कंपनियों का रेगुलेटर भारत में कौन है? तो IRDAI है, और इसका हेडक्वार्टर भी कई बार पूछा गया है, तो हैदराबाद है। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। 29 जून को क्या हुआ है? तो 29 जून को हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया है 29 जून को। और ये
भारतीय सांख्यिकी के जनक कहे जाने वाले प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की जयंती पर मनाया जाता है। चलिए 27 जून को क्या मनाया गया, इसका थीम बहुत लंबा है, या चलिए पढ़ ही देते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून, तो इसका थीम है एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड प्रोमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। चलिए 27 जून को क्या हुआ, तो इंटरनेशनल एमएसएमई डे 27 जून को मनाया गया है। और एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है, कुछ लोग को ना मालूम होगा, तो इसका फुल फॉर्म है स्मॉल एंड मीडियम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज। और एमएसएमई के बारे में कुछ और बात करें तो ये आंकड़ों के अनुसार वैश्विक जीडीपी का 50% एमएसएमई से ही पूरा होता है। और रोजगार की बात करें तो एमएसएमई क्षेत्र से एम्प्लॉयमेंट जो है लगभग 70% एम्प्लॉयमेंट रोजगार एमएसएमई से ही पूरा होता है। और ये संयुक्त राष्ट्र के पहल पर भी मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। 23 जून को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया है 23 जून को। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने भूटान के पंचवर्षीय योजना में कितनी राशि का सहयोग देने का घोषणा किया है। बताइए, भारत सरकार जो है भूटान के पंचवर्षीय योजना में सहयोग कर रहा है, तो कितना कर रहा है, तो ये 4500 करोड़ रुपए भूटान के पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार सहयोग कर रही है। तो भूटान को कर रही है। चलिए भूटान के बारे में देख लेते हैं। भूटान की राजधानी थिम्पू, करेंसी भूटानीज नगुलत्रम। एग्जाम में आपको नगुलत्रम ही केवल देगा, भूटानी दे देगा तो फिर प्रश्न किस बात का। प्रधानमंत्री लोटाय टेसरिंग, ये प्रधानमंत्री हैं वहाँ के। बाकी ऑप्शन देखते हैं। 484 मिलियन डॉलर ये हाल ही में तमिलनाडु में रोड नेटवर्क का विस्तार करने के लिए एडीबी के द्वारा अर्थात एशियाई विकास बैंक के द्वारा समझौता किया गया है तमिलनाडु सरकार के साथ। ये 484 मिलियन का ऋण समझौता रोड नेटवर्क तमिलनाडु में बेहतर बनाने के लिए। 32 मिलियन डॉलर ये हाल ही में स्वास्थ्य सेवा, मिजोरम जो अपना राज्य है उसमें स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ करने के लिए विश्व बैंक के साथ समझौता हुआ है। और 254 करोड़ ये हाल ही में नाबार्ड के द्वारा ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट, कहाँ पर, उड़ीसा में। उड़ीसा में ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट के लिए 254 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया है ये नाबार्ड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अर्थात FATF के ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया। इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखेंगे, काफ़ी फैक्ट्स मैंने इसमें लाया है जो कि परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आगे पूछे जाएंगे ही। तो किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अर्थात FATF के ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है, तो ये है फिलीपींस। इसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। क्या होता है FATF, तो ये FATF अर्थात फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF, अब चलिए इसके बारे में विस्तृत देखते हैं। FATF जो है मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी गतिविधियों में वित्त पोषण के खिलाफ लड़ने के लिए किसी देश पर निगरानी रखता है। ये जो टास्क फोर्स है FATF, ये मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण के खिलाफ लड़ने के लिए किसी देश पर जो सदस्य हैं उस पर निगरानी रखता है और अवहेलना करने वाले देश को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान से वित्तीय सहायता या ऋण सुविधा देने से वंचित करता है। तो ये बहुत बड़ी एक संस्था समझा, इसको उपलब्धि माना जाएगा इस संस्था का, जिससे कि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद कम किया जा सकेगा किसी भी देश के द्वारा, क्योंकि कुछ देश हैं हम लोग के पड़ोसी देश ही हैं जो कि इससे बाज नहीं आते हैं। चलिए, तो ये यही काम करता है, निगरानी रखता है कि कोई भी देश इस तरह का कार्य न करे। अगर करेगा तो अंतर्राष्ट्रीय कोई भी वित्तीय संस्थान है उससे उसको कोई सहायता या ऋण नहीं देने दिया जाएगा। ये काम करता है FATF। चलिए, इसमें होता है 2 लिस्ट, एक होता है ग्रे लिस्ट और एक ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट में क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण के खिलाफ लड़ने के लिए किसी देश को एक मौका दिया जाता है कि अपने कमियों को दूर कर लो, तो उसके बाद तुमको ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा, तुमको निकाल दिया जाएगा उस लिस्ट से, तो और उसको फ़ायदा होने लगेंगे वित्तीय संस्थानों से। तो ग्रे लिस्ट में इसको मौका दिया जाता है किसी देश को कि सुधार कर लो। और FATA का ब्लैक लिस्ट क्या होता है, तो ये वही काम मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण के खिलाफ लड़ने के लिए किसी देश के रणनीतिक प्रयास और असफल रहने पर जब मौका दिया जाता है ग्रे लिस्ट में डालकर किसी देश को कि तुम सुधार कर लो, फिर भी उसमें वो असफल रहता है, तब उस देश को इसी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। और डालने के बाद किसी भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान से वित्तीय सहायता या ऋण सुविधा लेने से वंचित कर दिया जाता है। तो ये रहा FATF के बारे में। उम्मीद करता हूँ दोबारा आप लोग इसको नहीं भूलेंगे। ब्लैक से ही अनुमान लगा लेंगे, ब्लैक में क्या होता होगा, ज़्यादा टफ सजा होता होगा देशों को, और ग्रे लिस्ट थोड़ी सी मौका दिया जाता है कि सुधार कर लो बाबू। चलिए नेक्स्ट इसमें ऑप्शन भी है ना, ऑप्शन चर्चा कर लेते हैं या रहने देते हैं इसको, क्योंकि इसमें प्रश्न में बहुत समय लग गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
हाल ही में एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड टेस्टिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब है इंदौर में। एशिया का सबसे लंबा, तो ये जब ये सब लग गया सबसे लंबा तो इम्पोर्टेंट हो गया ये। एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड टेस्टिंग ट्रैक ये इंदौर में उद्घाटन हुआ है। ये जो है टेस्टिंग ट्रैक का नाम नेट रैक्स रखा गया है और इसकी लंबाई 11.3 किलोमीटर है और इसका उद्घाटन जो है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर, इनके द्वारा किया गया है। ये इसमें फैक्ट्स रहे। और चलिए बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। 5 नंबर प्रश्न ना, बाकी ऑप्शन हल्द्वानी, ये उत्तराखंड के हल्द्वानी में जो है हाल ही में भारत वाटिका का उद्घाटन हुआ है। भारत वाटिका, और ये भारत का पहला ऐसा वाटिका है जिसका नाम भारत वाटिका रखा गया है उत्तराखंड के हल्द्वानी में। क्या विशेष है इसमें? तो इस वाटिका में जो भारत वाटिका नाम रखा गया है, इस वाटिका में भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जितने भी विशेष स्पेसीज हैं, पेड़ पौधे हैं, नस्ल हैं, उसको यहाँ एकत्रित किया जाएगा। और तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का जो भी विशेष पेड़ पौधे हैं, स्पेसीज हैं, उसको एक जगह किया जा रहा है। तो ये बड़ी उपलब्धि है ही। और ये एशिया का सबसे, ओ यार कहाँ गया, हाँ हल्द्वानी, उस पर नहीं जाना फिर। तो ये भारत वाटिका मैंने चर्चा कर दिया, माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया यहाँ पे। रामागुंडम, ये भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र रामागुंडम में ही स्थापित हुआ है। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र रामागुंडम में। रामागुंडम कहाँ है? तो ये साउथ में है, तेलंगाना के पेडापल्ली डिस्ट्रिक्ट में है ये रामागुंडम। वेयान, ये क्या है? तो ये याद ही होगा, हाल ही का ये प्रश्न है। जम्मू कश्मीर का एक गांव है वेयान, जो भारत का पहला ऐसा गांव बन गया है जहां 18 वर्ष से ऊपर पूरी आबादी को वैक्सीनेशन का जो है टीका लगा दिया गया है। तो इसलिए ये चर्चा में है। जम्मू कश्मीर का गांव है और भारत का पहला गांव बन गया वेयान 18 वर्ष से ऊपर वैक्सीनेट करने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में जारी विश्व साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक क्या है? तो ये 10वां है, 10th है, वैश्विक साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020। और इस भारत तो 10वें पर है और पहले स्थान पर यूएसए है, अमेरिका है। वैश्विक साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन अर्थात ITU के द्वारा जारी किया जाता है। ये इंडेक्स जो है इसी के द्वारा जारी किया जाता है। कौन? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ITU। और इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो है संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत ही काम करता है। अब चलिए बाकी ऑप्शन, ये भी किसी न किसी रैंक से संबंधित है, ये देख लेते हैं। 51वां रैंक, ये 51st रैंक किसमें रहा है? तो स्विस बैंक में जमा धन के मामले में भारत का रैंक 51वां है, 51st है। और इस सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो ये यूनाइटेड किंगडम है पहले स्थान पर और भारत 51वां है स्विस बैंक में जमा धन के मामले में। चलिए 31st रैंक, ये रियूटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज रिपोर्ट में भारत का रैंक 31वां है। ये फिर से सुन लीजिए, रियूटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज ये रिपोर्ट है एक, इसमें भारत का रैंक 31वां रहा है। और इस सूची में फिनलैंड पहले स्थान पर है। इसमें क्या, और ये रियूटर्स इंस्टीट्यूट जो है यूनाइटेड किंगडम का एक कंपनी है जो पत्रकारिता के क्षेत्र में रिसर्च और रिपोर्ट जारी करता है। और ये जो है रैंक है भारत का 31वां, 21 मामले में है। न्यूज तो हमने सुन लिया, डिजिटल न्यूज। तो ये जो है इसने एक सूची निकाला है जिसमें लोगों के बीच जाकर सर्वे किया जाता है कि कितने लोग ऑफलाइन न्यूज़ पसंद करते हैं, कितने लोग ऑनलाइन पसंद करते हैं, कितने लोग टीवी रेडियो, ऐसे सर्वे करके ये सूची निकाला जाता है। तो इसी में भारत 31वां है और फिनलैंड पहले स्थान पर है। 135वां, ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी 15वें ग्लोबल पीस इंडेक्स, 15वां ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का रैंक 135वां है। और इसमें आइसलैंड पहले स्थान पर है। पहले स्थान पर रहने का मतलब हुआ कि ये सबसे शांतिपूर्ण देश है वर्तमान में, आइसलैंड। तो ये पहले स्थान पर है और भारत इस मामले में 135वें स्थान पर है। तो उम्मीद करता हूँ ये सब ऑप्शन आपको अच्छे लगे होंगे, सभी परीक्षा उपयोगी ही हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में अमेरिकी प्रशासन द्वारा किसे भारत में अपना अंतरिम राजदूत नियुक्त किया गया? ये अमेरिकी प्रशासन द्वारा भारत में अपना अंतरिम राजदूत नियुक्त किया गया। कौन है ये? तो ये हैं अतुल केशप। अतुल केशप ये इंडियन अमेरिकन ही हैं, यहाँ देखिए लिखा भी है मैंने। अतुल केशप भारतीय अमेरिकी नागरिक हैं। अब इनको अमेरिका की तरफ से राजदूत बनाया गया है भारत में। अतुल केशप अमेरिका से संबंधित है, तो ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए, और अमेरिका की बात हो रही है तो अभी प्रेसिडेंट कौन है वहाँ? जो बाइडेन। और ये टर्म पूछता है जरूर, ये 46वें क्रम के US प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन। US कैपिटल कहाँ है? वाशिंगटन DC।
चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। अशोक कुमार, ये हाल ही में, ये देखिए ये राजदूत से संबंधित है, तो मैं ऑप्शन भी सभी राजदूत से संबंधित ही हाल फिलहाल का रखा हूँ, जो कि आपको पढ़ाया जा चुका है, रिवीजन हो जाएगी। चलिए अशोक कुमार ये जाम्बिया के लिए नए भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। जाम्बिया में भारतीय उच्चायुक्त अशोक कुमार को नियुक्त किया गया है। उच्चायुक्त और राजदूत ये दो शब्द क्यों मिलते हैं, दोनों में फ़र्क है, तो काम एक ही है लेकिन फ़र्क है शब्द में। इसमें उच्चायुक्त का मतलब होता है अंग्रेज़ों द्वारा जिस जिस देश पर आधिपत्य रखा गया था, जैसे भारत पर था 1947 तक, तब हम लोग आज़ाद हो गए, तो जिस जिस देश पर उसका आधिपत्य रहा है उपनिवेशवाद या और भी, तो वैसे देशों में उच्चायुक्त नियुक्त किए जाते हैं, और जिस देश पर ये अंग्रेज़ों का शासन नहीं रहा था वहाँ पे राजदूत नियुक्त किए जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी फैक्ट है, मैक्सिमम लोग को नहीं मालूम होता है, आप ध्यान रखेंगे, हो सकता है एग्जाम्स में नहीं भी तो इंटरव्यू या एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। एस बालाचंद्रन ये हाल ही में सूरीनाम में भारतीय राजदूत नियुक्त किए गए हैं, एस बालाचंद्रन। मृदुल कुमार ये मैक्सिको में भारतीय राजदूत नियुक्त किए गए हैं, मृदुल कुमार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारत के पहले फेंटन कैटेलिटिक रिएक्टर अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये गुजरात में किया गया है। पहला शब्द लग गया तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये पहला अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र ये गुजरात में किया गया है, और ये अहमदाबाद में इस संयंत्र का उद्घाटन हुआ है, स्थापित किया गया है। और इस संयंत्र से जो भी वेस्ट वाटर है उसको फ्रेश करके लगभग 700 औद्योगिक इकाइयों की ज़रूरतों को पूरा किया जा सकेगा। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये पानी जल बचाने के बात में। अब चलिए गुजरात की बात है तो उसके बारे में देखते हैं। कैपिटल गांधीनगर, मुख्यमंत्री विजय रूपानी, गवर्नर आचार्य देवव्रत। अब बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। उत्तराखंड, यहाँ पे हाल ही में उत्तराखंड अपना पहला ट्रांसजेंडर आईडी निर्गत किया है। उत्तराखंड ने पहला ट्रांसजेंडर आईडी प्रूफ जो होता है वो उत्तराखंड ने जारी किया है। असम की न्यूज में है तो हाल ही में विश्व का पहला, ध्यान देंगे, विश्व का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर अर्थात अनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा असम के गुवाहाटी में लगाया गया है। गोवा, तो ये भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है, ये भी हाल ही का क्वेश्चन है, तो इस सारे फैक्ट्स रहे आपको इसमें। चलिए नेक्स्ट। महिलाओं को उद्यमशीलता के लिए प्रेरित करने के लिए हौसला प्रोग्राम कहाँ लॉन्च किया गया है। आपको एग्जाम्स में केवल हौसला ही देगा, लेकिन पूरा पढ़ लीजिए। हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ ये प्रोग्राम है, तो कहाँ शुरू किया गया है, तो ये जम्मू कश्मीर में। किस लिए, महिलाओं को उद्यमशीलता के लिए प्रेरित करने के लिए। तो हौसला ये वहाँ के उपराज्यपाल जो मनोज सिन्हा हैं उनके द्वारा लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर की राजधानी दो ठो है, जम्मू जो विंटर सीजन के लिए है, श्रीनगर जो समर सीजन के लिए है। राज्यपाल मनोज सिन्हा हो गए उपराज्यपाल। और चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। आंध्र प्रदेश, ये न्यूज में रहा है, आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों की शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए एक स्कीम लॉन्च किया है, उसका नाम है SALT, SALT, SALT। इसका फुल फॉर्म होता है सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो SALT स्कीम आंध्र प्रदेश स्कूलों की पढ़ाई शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए। पश्चिम बंगाल, ये हाल ही में किसानों को आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए कृषक बंधु 2.0 योजना पश्चिम बंगाल के द्वारा शुरू किया गया है। उड़ीसा, तो ये हाल ही में आशीर्वाद योजना यहाँ पे शुरू हुआ है, उसमें क्या होगा, तो कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा स्वास्थ्य के लिए आशीर्वाद योजना ये लॉन्च किया गया है, सहायता किया जाएगा। तो देखिए सभी ऑप्शंस कितने महत्वपूर्ण रहे आपके लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर में कौन सी मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन इनिशिएटिव लॉन्च की गई है, तो इसका सही जवाब है सुकून। सुकून मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन इनिशिएटिव है, लॉन्च किया गया है। जम्मू कश्मीर के बारे में हम लोग ये देख चुके हैं, रहने देते हैं। और चलिए बाकी ऑप्शन। वात्सल्य योजना, ये हाल ही में उत्तराखंड में वात्सल्य योजना लॉन्च किया गया है। किस लिए, तो कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए उनको सहायता के लिए वात्सल्य योजना उत्तराखंड सरकार। रिव ऑफ, ये क्या है, तेलंगाना सरकार के द्वारा राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए रिव ऑफ ये शुरू किया गया है, तेलंगाना सरकार। जगन्नाथ थोडू योजना, ये हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा लघु विक्रेताओं और कारीगरों की सहायता हेतु एक ऋण योजना शुरू किया है, उसी का नाम है जगन्नाथ थोडू योजना। तो ये सब फैक्ट्स रहे इसमें। अब चलिए यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न वन लाइनर फॉर्म में एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ ही फटाफट देख लेते हैं। आप बने रहें, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न अभी आगे भी हैं, इसमें ऑप्शन मैं नहीं रखता हूँ। चलिए, क्योंकि बहुत लंबा क्लास हो जाएगा, जो अभी ऊपर इतना डिस्कस किया गया ये आपके लिए सफिशिएंट है। और ये अभी लेटेस्ट के करंट अफेयर कुछ वन लाइनर में चलिए देखते हैं फटाफट। हाल ही में
किसानों के लिए अनुकूल और लाभदायक कृषि कार्य के लिए कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो आत्मनिर्भर कृषि ऐप आत्मनिर्भर कृषि ऐप जो है द्वारा किसानों को मिट्टी का प्रकार, मिट्टी का स्वास्थ्य, मौसम पूर्वानुमान, खाद, बीज, फसल आदि का चुनाव करने में सहायता करेगा। अभी केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्री कौन है? श्री नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट, सोशल मीडिया ऐप व्हाट्सएप ने किसे भारत के लिए हेड ऑफ पेमेंट्स नियुक्त किया है? ये प्रश्न मैं वेबसाइट पर कई रोज पहले ही दे दिया था, लेकिन आज मैं इस पर भी ला दिया हूँ ताकि कुछ लोग वेबसाइट पर नहीं गए होंगे पीडीएफ के लिए या टेक्स्ट फॉर्म में पढ़ने या क्विज सॉल्व करने, तो उनको ये मिस कर गया होगा, तो यहाँ पे मैंने ला दिया है। तो व्हाट्सएप ने भारत के लिए हेड ऑफ पेमेंट्स नियुक्त किया है किसे? तो मनीष महात्मे। व्हाट्सएप सब कोई आज मोबाइल, हर किसी के मोबाइल में शायद ही 0.1% लोग होंगे जिसमें सोशल मीडिया ऐप इस तरह के नहीं होंगे, नहीं तो सबके पास यह है, लेकिन उसके बारे में किसी को बहुत कम ही मालूम होगा, इवन जो लोग तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की उनको भी नहीं। तो चलिए देख लेते हैं व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई थी? 2009 में। हेडक्वार्टर इसका मेलनो पार्क, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स है। सीईओ कौन है अभी? विल कैथकार्ट, ये हैं व्हाट्सएप के सीईओ। और व्हाट्सएप जो है, एक और सबसे बड़ी बात, व्हाट्सएप कुछ बहुत लोग नहीं जानते होंगे, अभी इसको फेसबुक ने खरीद लिया। मुझे लगता है, आई थिंक कंफर्म नहीं है, छोड़िए सन में नहीं बताऊंगा, सर्च करके आगे बताऊंगा। तो इसको फेसबुक ने खरीद लिया है। अब ये व्हाट्सएप जो है फेसबुक के अंडर में चलता है। जब आप लोग फेसबुक खोल रहे होंगे या सेटअप कर रहे होंगे तो वहाँ सबसे पहले नीचे में फेसबुक ही लिखा आता होगा, ध्यान देंगे तो। चलिए नेक्स्ट, सोशल मीडिया ऐप ट्विटर ने किसे भारत के नए शिकायत निवारण अधिकारी अर्थात ग्रीवेंस रेडरेसल ऑफिसर नियुक्त किया है? किसने? ट्विटर ने। तो ये जेरेमी केसेल, इसको नियुक्त किया गया है इनको। ये भी प्रश्न पहले ही के हैं, वेबसाइट पर था, यहाँ नहीं लाए थे तो आज लाए हैं। और ट्विटर की स्थापना 21 मार्च 2006 में। हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। जो भी सोशल मीडिया ऐप है इसमें, जैसे व्हाट्सएप हो गया, ट्विटर, फेसबुक, ये सब तो अमेरिका के ही हैं। भारत में भी कई ठो ऐसे ऐप बनाए गए हैं, भारत सरकार के भी द्वारा और अन्य कंपनियों के द्वारा, लेकिन लोगों को पसंद कहाँ आता है? देसी चीज़ पसंद आप लोग करते ही नहीं हैं। बढ़ावा देना चाहिए देसी जो भी उत्पाद हैं उसको, और उसका महत्व क्या है आप लोग सब जानते ही हैं। चलिए, सीईओ कौन है? जैक डोर्सी, ये ट्विटर के सीईओ हैं। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा पहला दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री नियुक्त करने का घोषणा किया गया है? तो ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा पहला दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री नियुक्त करने का घोषणा किया गया। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, उस व्यक्ति के द्वारा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में न्याय विभाग द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पोर्टल लॉन्च की गई है? तो इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पोर्टल, ये लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा? तो वाणिज्यिक विवादों की त्वरित समाधान और व्यापार करने में आसानी और अनुबंध प्रवर्तन व्यवस्था में सुधार किया जा सकेगा। वर्तमान में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री कौन है? श्री रवि शंकर प्रसाद, और बिहार से पटना साहिब इनका संसदीय क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस किस दिन मनाया गया? अर्थात इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे, ये 30 जून को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस ये क्या होता है? तो ये जो है 1908 में एक घटना घटी थी, साइबेरियन तुंगुस्का घटना, इसी के वर्षगांठ पर मनाया जाता है। इसमें क्या हुआ था? एक ऐसा विस्फोट हुआ था जिसको माना जाता है मानव इतिहास में सबसे बड़े विस्फोट माना जाता है। इसमें लगभग 80 मिलियन पेड़, बहुत बड़ी ये आंकड़ा है, 80 मिलियन पेड़ गिर गए थे उस विस्फोट के दौरान, और कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई थी। ज़्यादा मृत्यु नहीं हुई थी, लेकिन ये बहुत विशाल ये था विस्फोट। तो इसी पर अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस 23 जून को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया गया? अर्थात इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री डे मनाया गया 30 जून को। यह दिवस देश की जनता की रोजमर्रा की जीवन को बेहतर बनाने के लिए सांसदों द्वारा किए गए कार्य की व्याख्या, उनके द्वारा सामना किए गए चुनौतियों पर प्रकाश डालता है। ये अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस 30 जून, और यह पहली बार 2018 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा मनाया गया था। तो देखते हैं यूनाइटेड नेशन के बारे में। यूनाइटेड नेशन अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है, सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट बायोग्राफिकल फिल्म अवार्ड प्राप्त हुआ है? तो इसका नाम है डिकोडिंग शंकर। एक्चुअली में जो हम लोग के अपने भारत के बॉलीवुड में महान ये संगीतकार हैं, क्या नाम है उनका? शंकर महादेवन। इन्हीं की जीवनी पर आधारित ये शॉर्ट फिल्म है डिकोडिंग शंकर। और वे सबसे पहले म्यूजिशियन बनने से पहले वे सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर से
लेकर प्रसिद्ध संगीतकार बनने तक का सफ़र इसी में दिखाया गया है। डिकोडिंग शंकर, इसी को मिला है टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट बायोग्राफिकल फिल्म अवार्ड। ये भारत से संबंधित है, तो ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध स्थापित किया है? तो ये किया है चाइना ने। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध चाइना के द्वारा, और इसका नाम जो है बैहेतन बांध रखा गया है। चाइना की राजधानी बीजिंग। करेंसी युआन या रेनमिनबी। युआन और रेनमिनबी ये दोनों दो ठोकिंग बताया जाता है, इसको मैंने पहले चर्चा कर दिया है, फिर कभी करेंगे। आज क्लास कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है। प्रेसिडेंट सी जिनपिंग है। अब चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे आज का देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल अर्थात आईसीसी के द्वारा आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन कहां करने का घोषणा किया गया है? इसका जवाब आप लोग कमेंट में जरूर दें। और इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट एक बता ही देते हैं, ये जो इसका वेन्यू है भारत में होने वाला था, लेकिन कोविड-19 को देखते हुए ये फिर से जैसे आईपीएल को आंसर तो मैंने लग रहा है चर्चा ही कर दिया। चलिए फिर भी इसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे। चलिए तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्लास आप लोग को परीक्षा उपयोगी लगी होंगी। यदि हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य लोगों को इसको शेयर करें, टायर एजुकेशन का सहयोग करें। और आपका कोई बहुमूल्य कमेंट है, सुझाव है, क्लास में कोई बदलाव चाहते हैं तो इसको भी कमेंट में ज़रूर लिखें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, और पहले से कर लिए हैं सब्सक्राइब तो आपका दिल से धन्यवाद। और बेल आइकन दबा दें जिससे आपको आगे आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए, ये रहा आज का क्लास। ऑल द बेस्ट।